नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए क्लासों को शुरू किया गया है। किसे? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए क्लासों को आप लोगों को क्लासें पर डे आप लोगों को दी जा रही हैं। ठीक, ये हम लोगों के बाल विकास की कौन सी 15वीं क्लास होगी। बाल विकास की हम लोग 14 क्लास कर चुके हैं और ये हम लोग 15वीं क्लास आज हम लोग करने का काम करेंगे। कौन सी? 15 नंबर की क्लास होगी। पर डे आप लोगों को बाल विकास की क्लास दी जा रही है जो कि मॉर्निंग में दी जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को हिंदी की भी क्लास साथियों यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया जिसमें आप लोगों को सुबह बाल विकास की क्लास दी जा रही है, साथ ही साथ दोपहर में आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जा रही है, एक अच्छी सी बेहतरीन क्लास। और साथ ही साथ आप लोगों को शाम के टाइम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड फ़िलहाल 2 सब्जेक्ट शुरू किए गए हैं, एक हिस्ट्री के, एक ज्योग्राफी के। ठीक, सारी क्लासें एक अच्छे कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं। आप लोग क्लासों को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स भी तैयार किया करिए। कैसी नोट्स? अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स तैयार किया करिए। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, वो पीडीएफ की डिमांड करते हैं। साथियों, फ़िलहाल मैं पीडीएफ अभी नहीं दे पाऊँगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे बिल्कुल डीपली पढ़ाता हूँ और जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे मैं बोर्ड पे विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे नोट डाउन भी करता हूँ बोर्ड पे। साथ ही साथ जो चीज़ें समझाने वाली होती हैं उसे मैं समझाने का काम करता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी नोटबुक में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं बताता जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, उसे आप लोग नोटिस किया करिए। साथ ही साथ जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में भी, उनके कथन के बारे में, उनके क्या क्या मत हैं किन किन चीज़ों के बारे में, उसकी भी मैं चर्चा यहाँ पे करता हूँ। साथ ही साथ उनके मत को मैं यहाँ लिखता भी हूँ। आप एक 60 तरीके से चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखा करिए। मेन पॉइंट जो होता है मैं बताता जाता हूँ। साथ ही साथ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश किया करिए। बाल विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाली चीज़ होती है। ठीक, और जो लिखने की बात आएगी तो वहाँ मैं लिखवाता हूँ, यहाँ पे आप भी वहाँ पे लिखा करिए। ठीक साथियों, तो हम लोग ये डेली बाल विकास की क्लास कर रहे हैं। साथियों, हम लोग अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसमें हम लोग कल की क्लास में नैतिक विकास के बारे में चर्चा किए थे। कल की क्लास में नैतिक विकास के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग लास्ट में नैतिक विकास के कुछ स्टेजेज होते हैं, अर्थात स्टेजेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में मैं चर्चा किया था आपसे। ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। नैतिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसकी चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो साथियों, नैतिक विकास की मैं आप लोगों को 6 अवस्थाएं बताया था। 3 स्तर में 6 अवस्थाओं को बांटा गया है। पहली जो है मैं आपको बताया था प्री कन्वेंशनल स्तर। कौन सी? प्री कन्वेंशनल स्तर। दूसरा बताया था कन्वेंशनल स्तर। तीसरा बताया था मैं पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। कौन सा? पहला प्री कन्वेंशनल स्तर, दूसरा कन्वेंशनल लेवल और तीसरा मैं आपको बताया था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आज्ञा एवं दंड की अवस्था आती है। कौन सी? आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था आती है। और साथियों, जो कन्वेंशनल लेवल होता है, कौन सा? कन्वेंशनल लेवल, उसके अंतर्गत बात करें तो प्रशंसा की अवस्था आती है। कौन सी? प्रशंसा की अवस्था। और दूसरी इसमें आती है सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरा लेवल मैं आपको बताया था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कौन सा? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। उसके अंतर्गत साथियों बात करें तो सामाजिक समझौते की क्या अवस्था होती है, अर्थात समाज से हमें किन चीज़ों में किस किस प्रकार से समझौता करना होता है, उसकी अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही साथ अगली चर्चा इसी में हम लोग किए थे विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था क्या होती है, ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो इसी को एक एक करके थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करेंगे। तो पहला होता है जो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। पहली अवस्था जो होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था।
उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करेंगे। पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल स्तर, इसके अंतर्गत साथियों इसमें भी पहली अवस्था जो होती है वो होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। साथियों ये जो हमारी आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है, इसकी अगर बात करें तो कोलबर्ग जी कहते हैं, एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन, महान साइकोलॉजिस्ट हैं कोलबर्ग जी, ये कहते हैं कि नैतिक विकास की यह अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे का चिंतन जब बच्चे का चिंतन दंड के भय से प्रभावित होता है। अर्थात बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है, वो कोई भी काम अगर करेगा तो उसका काम करने की जो क्षमता होगी वह दंड से प्रभावित होती है कि कहीं हमारा काम गलत न हो जाए, कि हमें दंड से पुरस्कृत किया जाए, मतलब हमें दंड प्राप्त मिले, दंड प्राप्त हो। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें तो परिवार एवं परिवेश के सशक्त व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सशक्त व्यक्तियों में आगे आते हैं माता हुए, पिता हुए, बड़े भाई हुए, बड़ी बहन हुई, इनके जैसे जो भी लोग होते हैं बच्चे को कुछ चुने हुए कार्य को करने का आदेश देते हैं, बच्चे को कुछ सेलेक्टिव वर्क करने का आदेश देते हैं, और अगर वह कार्य सही हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वह कार्य गलत हो गया, मतलब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं कि अगर ये कार्य मैं करूँगा, बालक का जो मानसिक विकास होता है उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें साथियों बनी रहती है कि कार्य अगर सही हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर कार्य गलत हो गया तो फिर अच्छा नहीं है, तो फिर हमें दंड की प्राप्ति होगी। ये साथ ही साथ उसे यह भी लगता है साथियों कि बच्चा जो है अगर उनके आदेशों का अगर उल्लंघन कर देता है, बच्चा अगर अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या जो भी उनके जो है कहा जाए तो जो भी परिवार के अन्य सशक्त व्यक्ति हैं, तो गार्जियन होते हैं, अगर उनके बातों का अगर उल्लंघन कर देता है तो भी उसे यह लगता है कि हमें दंड प्राप्त होगा। साथियों आज्ञा का पालन न करने तथा उनके फलस्वरूप दंड पाने पर बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन आवश्यक है। बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए हमें सशक्त व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना होगा। इसी संबंध में साथियों कोलबर्ग जी कहते हैं कि ये कहते हैं कि बच्चा जब किसी आचरण को संपन्न करने का निर्णय क्यों लेता है, मतलब इनका प्रश्न है कोलबर्ग जी का कि बच्चा किसी आचरण को संपन्न करने का निर्णय क्यों लेता है। अल्प आयु और अपरिपक्वता होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने अथवा न करने का निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसे दंड पाने का भय होता है, दंड पाने का, कि अगर ये कार्य मैं नहीं करूँगा तो मुझे अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, या तो जो और संरक्षक हमारे हैं उनसे हमें दंड की प्राप्ति होगी। इस प्रकार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। मतलब इनके कहने का, कोलबर्ग जी के कहने का मतलब यह है कि अगर मैं जो है सशक्त व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को नहीं मानूंगा तो हमें दंड प्राप्त होगा। तो इसी हिसाब से जो है बालक की नैतिकता का विकास होता है। बालक की जो नैतिक चीज़ें होती हैं वो मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट होती हैं कि अगर जो भी हमारे परिवार के सशक्त व्यक्ति हैं अगर वो मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मुझे दंड की प्राप्ति होगी। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें, अगली जो इसी में होती है वो अहंकार की अवस्था होती है। कौन सी? अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था की बात करें साथियों तो नैतिक विकास की अहंकार की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। बालक के चिंतन का जो स्वरूप होता है अहंकार की अवस्था में थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। कैसे बदला? जैसे अगर कहें तो आयु में थोड़ा बड़ा तो बालक हो जाता है, जिसके कारण अब बालक अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या इच्छा है। इस समय जो है अहंकार की अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बालक अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को वह समझने लगता है।
अब उसके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य ऐसे होंगे जिसमें उसकी और उसके संबंधियों की आवश्यकता पूरी होगी। मतलब बालक का इसमें इस अवस्था में पहुंचने के बाद बालक का अधिकांश जो है कार्य ऐसा होगा जो कि उसका जो है उसकी आवश्यकता पूरी करेगी, या तो उसके जो सगे संबंधी होंगे उसकी आवश्यकता जो है पूरी होगी उस दौरान। ठीक, साथ ही साथ साथियों, अगर हम बात करें, जैसे अगर कह दें कि बालक ऐसा करना उचित मानने लगता है भले ही, मतलब अगर बात करें तो जो यह होता है, तो यदि झूठ बोलने या चोरी करने से उसकी आवश्यकता पूरी होती है तब वह ऐसा करना उचित मानने लगता है, भले ही पहले वह इन आचरणों के लिए दंडित होता था। मतलब अगर बालक के अंदर इतना मानसिक विकास इस दौरान होता है कि बालक की आवश्यकता या उसके घर परिवार की आवश्यकता या और चीज़ें जो हैं, अगर झूठ बोलने से ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो झूठ बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट उसे नहीं होगा। भले ही जो ये अवस्था है प्री कन्वेंशनल में आज्ञा एवं दंड की अवस्था, भले ही इस अवस्था में झूठ बोलने के लिए उसे दंडित किया जाता रहा हो, लेकिन जब अहंकार की अवस्था में आएगा और उसे यह एहसास होगा कि झूठ बोलने से हमारी या हमारे घर परिवार की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति हो सकती है, तो वो झूठ बोलने से कतई हिचकिचाएगा नहीं। तो साथियों यहाँ यही चीज़ कहा गया। साथियों और भी अगर बताएं तो भूखे रहने पर कोई वस्तु चुराकर खा लेने की क्रिया को अब बालक नैतिक आचरण ही समझेगा। भूख अगर लगी है बालक को और चीज़ों को अगर वो चुरा के खा लिया तो उस समय उसे ये लगेगा कि यही हमारी नैतिक क्रिया है। क्या है? यही हमारी नैतिक क्रिया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो उसकी अपनी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं की जो है तर्क शक्ति का आधार बन जाती है। अगली अवस्था होती है साथियों कौन सी? प्रशंसा की अवस्था, जो कि कन्वेंशनल लेवल में आती है। कौन से? कन्वेंशनल लेवल में आती है। कन्वेंशनल लेवल, इसके अंतर्गत साथियों आती है प्रशंसा की अवस्था। कौन सी? प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इस दौरान साथियों अगर बात करें, प्रशंसा की अवस्था के दौरान अगर बात करें, नैतिक विकास की यह अवस्था जो होती है वो तीसरी अवस्था होती है। नैतिक विकास में प्रशंसा की अवस्था जो होती है ये कैसी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है। जब बालक किसी कार्य को इसलिए करना चाहता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब बालक को कहीं कहीं ऐसा लगता है, कई बालक ऐसे होते हैं कि अवस्थाओं में जब उनकी ऐसी अवस्था होती है कि बालक यह चाहता है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिसमें हमारी प्रशंसा हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का कार्य हो। कभी कभी ऐसा होता है तो कि बालक नाते रिश्तेदारी में जाते हैं तो मतलब अपनी बड़ाई के लिए उनकी अगर थोड़ी सी बड़ाई कर दिया जाए तो उनसे भी चाहे जो काम करवा लिया जाए वो करने को तैयार होते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा उन्हें चढ़ा बढ़ा दिया जाए, उत्तेजित कर दिया जाए तो कोई भी कार्य उनसे अगर करवाया जाए तो करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ यह एहसास होता है कि मैंने कोई कार्य अगर किया तो उसमें मेरी क्या किया गया? प्रशंसा की गई। ठीक, जो कि यह नैतिक विकास की तीसरी अवस्था होती है। साथियों इस अवस्था में बालक सामाजिक प्रशंसा एवं निंदा के महत्व को समझने लगता है। ये जो अवस्था होती है इस दौरान बालक सामाजिक एवं निंदा के महत्व को समझने का काम करने लगता है। अगली बात करें तो जो सामाजिक लोग होते हैं वो बालक बालिकाओं से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा भी करते हैं कि हमें बालक जो हैं, जो सामाजिक प्राणी होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, वो जो समाज में उठते बैठते हैं, समाज के महत्व को जानते हैं, वो ये चीज़ समझने लगते हैं कि कुछ विशिष्ट भूमिका बालक कुछ इस प्रकार से कार्य करे, ऐसा विशिष्ट कार्य करे कि जिससे कि मतलब हमारे बालक का समाज में क्या हो? प्रशंसा हो, नाम हो, ये सारी चीज़ें हों। अगली बात करें साथियों तो जब वे भूमिका का निर्वहन भली प्रकार जो है करते रहते हैं तब उन्हें स्वीकृति मिलती है, तभी उन्हें स्वीकृति मिलती है कोई भी कार्य करने के लिए। इस अवस्था में बालक उन्हें व्यवहारों को अच्छा, उचित और नैतिक मानता है जिसके लिए वह परिवार, पाठशाला, पड़ोस व मित्र मंडली में प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करता है। वो उस दौरान इसी प्रकार के कार्यों को करने में महत्व ज़्यादा देता है कि जिससे उसे परिवार में, घर में या तो फिर मित्र मंडली में, रिश्तेदारी वगैरह में, नाते रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स वगैरह में उसे प्रशंसा की प्राप्ति हो। तो इस अवस्था से साथियों यह स्पष्ट होता है कि बालक के नैतिक चिंतन का जो स्वरूप होता है
बालक के नैतिक चिंतन का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, निर्मित होता है, ठीक। तथा उनके संदर्भ का बालक परिवेश तथा समाज होता है, जो कि भौतिक घटना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भौतिक घटनाओं के अंतर्गत नहीं आती। दूसरी चीज़ साथियों, ये कन्वेंशनल लेवल जो होता है, इसी में एक और अवस्था जो होती है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये जो अवस्था होती है साथियों, ये नैतिक विकास की ऐसी अवस्था होती है जो कि मतलब यह नैतिक विकास की सामाजिक अवस्था होती है। कौन सी सामाजिक अवस्था? ये जो चौथी अवस्था होती है नैतिक विकास की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कोलबर्ग जी एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन? महान साइकोलॉजिस्ट जी कोलबर्ग जी कहते हैं कि समाज में अधिकांश लोग नैतिक विकास की ऐसी अवस्था तक पहुंच पाते हैं। इस अवस्था में प्रविष्टि होने से पहले बालक समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि समाज से उसे अपने व्यवहार के लिए स्वीकृति एवं प्रशंसा मिलती थी। समाज से उसे क्या मिलती थी? कोई भी कार्य करने की स्वीकृति मिलती थी, प्रशंसा मिलती थी, बढ़ावा मिलता था उसे, मतलब प्रोत्साहन मिलता था कहने का मतलब, इसलिए वह ये काम करना चाहता है। साथ ही साथ अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगता है। जब समाज एवं उसकी प्रथाओं, परंपराओं और नियमों में आस्था और विकसित होने लगती है। साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी वह सम्मान प्रदर्शित करना चाहता है। वह अपने नैतिक आचरण के संदर्भ में बालक वह यह सोचने लगता है कि उसे कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। जो व्यवहार सामाजिक नियमों के विरुद्ध है वह निश्चित रूप से अनैतिक है। समाज में जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है, समाज जो चीज़ें स्वीकार नहीं करेगा वो हमारे लिए अनैतिक साबित होंगी। साथ ही साथ समाज जो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, जिसको सम्मान देगा, प्रशंसा करेगा, वही चीज़ें नैतिक कहलाती हैं। इस दौरान ये इतना बालक का या मनुष्य का या किशोर का इतना विकास हो चुका होता है, तभी वह समाज की व्यवस्थाओं को समझता है, समाज की व्यवस्थाओं के हिसाब से चलता है। कोई भी कार्य करता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, कोई भी कार्य करेगा तो वो समाज के अनुरूप ही करेगा। अगली जो लेवल होती है साथियों, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कौन सी? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है साथियों, इसमें भी दो अवस्थाओं को रखा गया है, ठीक। 3 पार्ट में 6 अवस्थाओं को बांटा गया है। इसके अंतर्गत पहला होता है जो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है। कौन सी? सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। जो ये अवस्थाएं साथियों हमारे जो नैतिक विकास की होती है, ये हमारी कौन सी अवस्था है? ये 5वीं अवस्था होती है, जिसमें हमें समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज में रहने के बावजूद भी कुछ चीज़ों में हमें क्या करना होता है? समझौता करना पड़ता है, समाज से समझौता करना पड़ता है। जैसे बात करें साथियों, तो इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दिशा काफ़ी परिवर्तित होती है कि उसकी चिंता किस प्रकार से होती है। नैतिक चिंतन की जो उसकी दिशा होगी, सोच होगी, सोचने की क्षमता होगी, वो काफ़ी पहले से परिवर्तित नज़र आएगी। कैसी? पहले से परिवर्तित नज़र आएगी। अब व्यक्ति पारंपरिक लेन देन में आस्था भी रखने लगता है। किस प्रकार से किस व्यक्ति से किस प्रकार की हमें लेन देन करना चाहिए या किससे हमें कोई भी चीज़ें लेनी चाहिए, मांगनी चाहिए, ये चीज़ें भी वह समझने लगता है और इन चीज़ों में भी वह आस्था करने लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप समाज में है, सामाजिक स्तर में जी रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर उससे आप मांगेंगे तो वो पहले कोई भी चीज़ अगर वो आपसे मांगेगा तो उसे पहले ये सोचना पड़ेगा या सोचता होगा, हर हाल में सोचता है प्रत्येक व्यक्ति कि मैं सामने वाले से जो चीज़ें कहने जा रहा हूँ उचित है या नहीं है। वो उसके द्वारा मैं जो अपने द्वारा उससे कहने जा रहा हूँ चीज़ें वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें वो सोचने की कोशिश
भी करता है। साथ ही साथ साथियों वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध होता है। व्यक्ति जो होता है यह ये मानता है कि व्यक्ति और समाज के प्रति एक समझौते का क्या होता है, एक समझौते का संबंध होता है। व्यक्ति को सामाजिक नियमों को इसलिए मानना चाहिए और उसके प्रति सम्मान इसलिए प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के अनैतिक कार्य हैं, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति और समाज के बीच का जो समझौता होता है वह क्या होता है, भंग होता है। वस्तुतः अपने नियमों, प्रथाओं और कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन जिन आचरणों से होता है वे स्पष्ट अनैतिक होते हैं। कैसे? स्पष्ट अनैतिक कहे जाते हैं। अगली बात करें साथियों तो अगला होता है जो विवेक की अवस्था होती है। कैसी? विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था जो साथियों होती है ये नैतिक विकास की 6वीं अवस्था होती है। नैतिक विकास की कैसी? ये 6वीं अवस्था होती है। ठीक साथियों, विवेक की बात करें साथियों तो नैतिक विकास की 6ठी और अंतिम अवस्था कही जाती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के संबंध में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। कैसा? आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव दृष्टिकोण क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है। उसके भीतर विवेक जागृत हो उठता है और वह अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय व्यवहारों के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार भी रखने लगता है। कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, कौन सी चीज़ें बुरी होती हैं, कौन सी चीज़ें हम करेंगे तो वो वांछनीय होगी, कौन सी चीज़ें अवांछनीय होंगे। साथ ही साथ उसे यह भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें दंडनीय होंगी, कौन सी चीज़ें दंडनीय नहीं होंगी। इसका भी जो है व्यक्तिगत विचार व्यक्ति करने लगता है। साथ ही साथ व्यक्ति का विवेक जो है वह उसके नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार होता है। व्यक्ति का जो विवेक होता है व्यक्तिगत निर्णय लेने का सिर्फ क्या होता है? एकमात्र आधार होता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्यवस्था अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से करने लगता है कि समाज के क्या नियम हैं या सरकारी नियम कायदे कानून क्या हैं, हमें उसके प्रकार से चलना है, उसी अनुसार हमें चीज़ों को कार्यों को करना है। जो भी हमारे चीज़ें हैं समाज में, जो चीज़ें समाज एक्सेप्ट कर रहा है उसी के अनुरूप हमें भी कार्यों को करना है। साथ ही साथ साथियों कि वह जो होता है वो नियमों की वैधता को चुनौती देता है, क्योंकि वो उसके विवेक पर खरे नहीं उतरते हैं। जो नियम कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई व्यक्ति जानता है फिर भी उसके जो है अनुरूप नहीं है तो वो उन नियमों को चुनौती भी देने का काम करता है। इतना उसका जो है विवेक क्या होता है? विकसित हो चुका होता है। अब व्यक्ति अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहता है और केवल वे आचरण ही उसके लिए नैतिक होते हैं जिन्हें उनके विवेक का समर्थन प्राप्त होता है। वही उनके लिए आचरण नैतिक कहे जाएंगे व्यक्ति के लिए जो उनका विवेक अलाउ करेगा, उनका विवेक कहेगा कि हाँ ये चीज़ें जो मैं अब कर रहा हूँ या हमारे सामने हो रही हैं ये चीज़ें सही हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीज़ें सही हैं, समाज इसे एक्सेप्ट करेगा, आप जो कर रहे हो या हम जो कर रहे हैं। मतलब स्वयं के विवेक से उनका डिसीजन जो होता है, जो आता है उसी को वो मानने के लिए बाध्य होते हैं, अदरवाइज चीज़ें वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो साथियों हम लोग नैतिक विकास के बारे में चर्चा किए, साथ ही साथ हम लोग नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा किए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बनाना चाहा तो यहाँ पूछ लेगा कि नैतिक विकास की अवस्थाओं में प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्था आती है। यही चीज़ पूछेगा कि नैतिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। यही चीज़ आपसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत भी पूछ सकता है। ठीक साथियों, अब आइए हम लोग अगले विकास की चर्चा करेंगे जो होगा क्या? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिससे कि अब कल यह चैप्टर फिनिश हो जाए। ज़्यादा दिनों तक चल गया, लगभग 15-16 क्लास हो गई।
हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, बताइए? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या होता है साथियों? कौन कौन से वैज्ञानिकों का अर्थात कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट का अपना अपना क्या क्या मत है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्रियात्मक विकास की बात करें साथियों, तो क्रियात्मक विकास का जो तात्पर्य होता है साथियों, यह होता है बालक के भीतर क्रियात्मक क्षमताएं क्या हैं या क्रियात्मक कौशल क्या हैं, उसके विकास से होता है। बालक के अंदर किस प्रकार से क्रियात्मक क्षमताएं हैं या क्रियात्मक कौशल हैं किस प्रकार से, उसकी बात होती है इसके अंतर्गत। अगली बात करें साथियों, तो इसके द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना भी सीख जाता है, साथ ही साथ जिससे बालक अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे नियंत्रित भी करना जान जाता है। बालक धीरे धीरे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना भी सीख जाता है, जिससे बालक अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगता है। फलस्वरूप जन्म के बाद जो क्रियाएं अनिश्चित या अनियंत्रित होती हैं, वही धीरे धीरे बालक के स्वयं के नियंत्रण में भी आने लगती हैं। जो क्रियाएं जन्म के बाद ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि नियंत्रित या अनियंत्रित रहती हैं, वो जैसे जैसे बालक की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं तो उसकी क्रियाओं में क्या होता है, स्वयं का नियंत्रण भी प्राप्त होने लगता है। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक योग्यता का विकास। इसी को गत्यात्मक योग्यता का विकास, गत्यात्मक योग्यता का विकास, इसी को कहते हैं साथियों। क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं साथियों। इस गत्यात्मक विकास या तो क्रियात्मक विकास जो है, इसको लेकर हरलाक जी, जो कि महान क्या हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या मत है, इसको हम लोग देखेंगे। कौन? हरलाक जी क्या कहते हैं। हरलाक जी के बारे में साथियों अगर हम लोग बात करें तो ये कहते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय या जन्मोपरांत निरर्थक या अनिश्चित होती हैं। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों के उन गतिविधियों के उन गतिविधियों से है उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा उन मांसपेशियों के उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत क्या होती हैं, निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। हरलाक जी कहते हैं साथियों कि
क्रियात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि मांसपेशियों के उन गतिविधियों के नियंत्रण से, मांसपेशियों की जो गतिविधियां होती हैं उनके नियंत्रण से जो जन्म के समय या जन्मोपरांत निरर्थक होती हैं या तो अनिश्चित होती है, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। साथ ही साथियों इसी में साथियों जो साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो हैं, ये क्या कहते हैं, इनका ही मत को हम लोग देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो जी कहते हैं साथियों, क्रियात्मक योग्यता से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है, उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के एवं मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव हो, या है, लिख लीजिए। क्रो एंड क्रो जी कहते हैं साथियों कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो गतिविधियां नाड़ियों एवं मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव हैं। किसके? नाड़ियों एवं मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव होती हैं, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था का क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था का क्रियात्मक विकास विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास साथियों इसकी बात करें अगर, तो गर्भकालीन अवस्था से ही शिशु का क्रियात्मक विकास क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। जब शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है उसी के दौरान उसकी क्रियाएं जो है चलनी शुरू हो जाती हैं। वो कुछ न कुछ क्रिया या प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। क्या? कुछ न कुछ उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ साथियों जन्म के बाद इनमें और अधिक विकास दिखाई देता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद बच्चे की जो क्रियात्मक विकास होता है वो और भी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ साथियों हम लोग बात करें तो नवजात शिशु की क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण व समन्वित नहीं होती हैं। उनके जो नवजात शिशु होते हैं उनके जो क्रियाएं होती हैं उनके क्रियाओं का कोई उद्देश्य या निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि उनका जो है स्नायु संस्थान परिपक्व भी नहीं होता है। स्नायु जो संस्थान होता है जन्मों के तुरंत बाद, जन्म के बाद, तो वो उतना अभी परिपक्व नहीं होता है कि उनकी जो क्रियाएं हैं उनका कोई न कोई वास्तविक तात्पर्य हो या तो फिर कोई न कोई उनका मुख्य उद्देश्य हो। कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसे भी साथियों जो शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास होता है इसे भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक सामान्य क्रियाएं होती हैं, एक विशिष्ट क्रियाएं। एक होती हैं सामान्य क्रियाएं जब शैशवावस्था में करता है शिशु, सामान्य क्रियाएं जो होती हैं साथियों, इसको अगर देखा जाए तो सामान्य क्रियाओं को सामूहिक क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में शिशु का कोई एक अंग ही क्रियाशील नहीं होता।
ये जो सामान्य क्रियाएं होती हैं इसमें शिशु का कोई ऐसा एक अंग नहीं है कि जो से वो सिर्फ जो है क्रिया करता है। ठीक, वो समय जो है क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप कोई अंग क्रियाशील हो जाते हैं, अतः इन क्रियाओं में शिशु का संपूर्ण शरीर क्रियाशील रहता है। इस क्रिया में जो सामान्य क्रिया होती है इसमें शिशु का संपूर्ण शरीर जो होता है, कैसा शरीर, शिशु का जो संपूर्ण शरीर होता है वो क्रियाशील रहता है। जैसे अगर बात करें तो आप अगर शिशु के पैरों में गुदगुदी भी करते हैं, एक शिशु के अगर एक पैरों में अगर आप गुदगुदी करते हैं तो भी शिशु क्या करेगा, शिशु के दोनों पैर जो हैं वो शिशु अपनी पूरी बॉडी हिलाएगा, पूरी बॉडी को कंपन करेगा। या तो फिर अगर आप उसके एक पैर में गुदगुदी करते हैं तो अपने दोनों पैरों को, किसे, अपने दोनों पैरों को, या तो फिर बात करें तो पूरी बॉडी को वो हिलाने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें या तो फिर वह रोने का काम कर। इस प्रकार एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है। वैज्ञानिकों का इसमें मत है कि जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु शीघ्रता से थक जाता है। क्या हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के क्रियाशील होने से ऊर्जा का अधिक व्यय होता है। जब शरीर में कोई एक क्रिया होती है तो उतनी ऊर्जा नहीं व्यय होगी जितनी कि अगर पूरे शरीर की ऊर्जा, शिशु के पूरे शरीर में अगर क्रिया हो रही है तो अत्यधिक ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। अगली बात करेंगे साथियों किसकी, विशिष्ट क्रिया की। इसे दो भागों में बांटा गया, एक सामान्य क्रिया, एक विशिष्ट क्रिया। विशिष्ट क्रियाएं होती हैं साथियों, जैसे हम बात करें कि विशिष्ट क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपनों के प्रति एक निश्चित ढंग से करता है, एक निश्चित ढंग से करता है। अगर बात करें जैसे कि किसी निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित उद्दीपन परिवर्तन करने पर वह बदलता रहता है। क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक साथियों, निश्चित समय में करेगा, निश्चित स्थान में करेगा, या निश्चित जो है उद्दीपन कोई होंगे, उद्देश्य होंगे, उस दौरान करेगा। ये जो विशिष्ट क्रियाएं हैं साथियों, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मतलब ये भी दो प्रकार की होती हैं विशिष्ट क्रियाएं जो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है जो सहज क्रिया होती है। कौन सी, सहज क्रिया। इसे भी दो भागों में बांटा गया। पहली होती है सहज क्रियाएं, सहज क्रिया, और जो दूसरी होती है सामान्यीकृत अनुक्रियाएं, सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। विशिष्ट क्रियाओं में भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं साथियों जो सहज रूप से की जाती हैं, बिल्कुल सहज रूप, धैर्य के साथ। ठीक, और कुछ होती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में होती रहती हैं, सामान्य परिस्थितियों में होती रहती हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था में, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी साथियों, चूँकि आज क्रियात्मक विकास को करना है। बस 10 मिनट की क्लास और होगी, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में हम लोग इसे पढ़ लेंगे, समाप्त कर लेंगे। फिर कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल भी ऐसे 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, पूरा चैप्टर। साथ ही साथ आप लोगों का अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो भी आप हमसे पूछिएगा, उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास की बात करें साथियों, तो यह विकासात्मक निर्देशक नियम, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास क्या होता है, इसके लिए विकासात्मक निर्देशक नियम कहता है कि क्रियात्मक विकास पहले सिर, फिर धड़ और अंत में पैरों में होता है। कौन कहता है, विकासात्मक निर्देशन नियम। विकासात्मक निर्देशन
नियम के अनुसार बचपनावस्था में जो विकासात्मक क्रियात्मक विकास होता है यह पहले सिर में होता है। कहाँ? पहले सिर में, फिर धड़ में, तत्पश्चात पैर में होता है। तत्पश्चात पैर में होता है। ये जो बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास होता है साथियों, इसके लिए विकासात्मक निर्देशक नियम जो होता है, विकासात्मक निर्देशन नियम जो होता है, इसके अनुसार बात करें तो जो बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास होता है यह पहले सिर में होता है, उसके बाद धड़ में, तत्पश्चात यह विकास कहाँ होता है? पैरों में होने का काम करता है। अंत में इसमें हरलाख जी कहते हैं साथियों, हरलाख जी इस अवस्था को 4 भागों में बांटे हैं। हरलाख जी इस अवस्था को 4 भागों में बांटे हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इस अवस्था को 4 भागों में बांटे हैं। 4 भागों में बांटे हैं। इसमें बात करें तो जो पहली अवस्था होती है साथियों, ये होती है सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इसे हम लोग समझने का काम करेंगे साथियों। सिर के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास होता है, इसमें पहले साथियों नेत्र गति होता है। पहले क्या? नेत्र गति। दूसरा फिर मुस्कुराना होता है, नेत्र गति। इसके अंतर्गत भी कुछ गतियां होती हैं। उसके बाद फिर मुस्कुराना होता है। फिर अगर बात करें तो इसके बाद क्या होता है साथियों, सिर को ऊपर उठाने की क्रिया बचपनावस्था में जो पाई जाती है, अर्थात सिर को ऊपर उठाने की क्रिया, सिर को ऊपर उठाना। ठीक साथियों। और अगली बात करें अगर कौन सी, ये साथियों 3 जो है क्षेत्र इसके होते हैं। जो सिर के क्षेत्र में विकास होता है, सिर के क्षेत्र में नेत्र की गति में किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ शिशु किस प्रकार से मुस्कुराता है, और इसी के साथ सिर को ऊपर उठाने का काम कैसे करता है। ठीक, इसके अंतर्गत ये चीज़ें जो सिर के क्षेत्र में विकास होती हैं, ये 3 प्रकार का विकास होता है। ठीक साथियों। अगली बात ये जो करते हैं कि भुजाओं तथा हथेलियों में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। भुजाओं तथा हथेलियों में, भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास। भुजाओं तथा हाथों में अगर क्रियात्मक विकास की बात करें साथियों, तो बचपनावस्था में भुजाओं तथा हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियाओं का विकास होता है उन्हें पकड़ने की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पकड़ने की क्रिया, पकड़ने की क्रिया कहने का काम करते हैं। ये जो भुजाओं तथा हाथों में जो क्रियात्मक विकास होता है, इन विकासात्मक विकास को हम लोग पकड़ने की क्रिया भी कहते हैं। साथियों जो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें होती हैं, जैसे अगर कहें हम कि सबसे पहले वह हाथ फैलाने की क्रिया करता है, फिर हाथ फैलाने की क्रिया में कम उम्र के बच्चे अपनी भुजा को सीधी नहीं कर पाते। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो अपनी भुजा को ऐसे देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार से मोड़े रहते हैं, मुट्ठी बांधे रहते हैं, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर पाते छोटे बच्चे जो होते हैं। तो ये भी उनकी एक क्या है? क्रिया है। साथ ही साथ साथियों झटके के साथ हाथ उठाते हैं। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक पहले पूरी भुजा, फिर कोहनी, कलाई और अंत में उंगलियों का प्रयोग करता है। अगली बात करें तो वस्तु पकड़ने की क्रिया की दूसरी जो क्रिया होती है, इसमें वस्तु को छूने
कि जो है जो शिशु होता है इसके अंतर्गत वस्तु को छूने का काम शिशु करता है। यह क्रिया बच्चों में 4-5 माह की आयु में ही दिखाई देने लगती है। 1 वर्ष का पूर्ण होने तक यह क्षमता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को छूने की क्रिया करने का काम करता है। यह लगभग 5-6 महीने के बाद, शिशु जब पैदा होता है उसके बाद 5-6 महीने के बाद ये क्रिया, वस्तुओं को छूने की क्रिया होती है। और यह लगभग जब शिशु 1 वर्ष का होता है तो उसके बाद यह क्रिया बिल्कुल अच्छे से वो जान जाता है, सीख जाता है। अगली इसकी जो तीसरी अवस्था होती है उसके अंतर्गत साथियों कि 7-8 माह की आयु में बालक दोनों हाथों में 2 वस्तुओं को आसानी से पकड़ लेता है, किंतु हिलती डुलती वस्तुओं को वह आसानी से नहीं पकड़ पाता। जैसे कोई चीज़ें होती हैं, जब बालक या शिशु 7-8 माह का होता है तो उस दौरान कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिलती डुलती नहीं है, स्थिर वस्तुएं हैं, तो वो अपने दोनों हाथों से उन्हें आसानी से पकड़ने का काम कर लेता है। लेकिन अगर वही हिलती डुलती वस्तुएं होती हैं, जैसे अगर बात करें तो पेंडुलम होता है, पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, तो पेंडुलम को अगर पकड़ने का काम शिशु को या बालक को कहा जाए तो वो आसानी से नहीं पकड़ पाएगा 7-8 माह की अवस्था में। अगली बात करें साथियों तो इसी के अंतर्गत, भुजाओं के अंतर्गत ही अगली अवस्था जो आती है वो आती है साथियों कि मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया जो होती है, मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया। तो इसके अंतर्गत साथियों वह क्षमता बालक में 7 से 8 माह के आयु के बाद ही उत्पन्न होती है। जब बालक 7 से 8 माह, कब से? 7 से 8 माह के बाद ही मुट्ठी बांधने की या मुट्ठी से पकड़ने की जो है क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होती है। अगली बात साथियों इसी में आता है, कौन सा? अगली अवस्था इसी में क्रिया आती है कि धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। धड़ का क्षेत्र जो होता है, धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास की बात करें साथियों, धड़ का मतलब ये भाग होता है, ये बालक का ये भाग जो होता है इसे धड़ का भाग कहते हैं। इसमें साथियों जो होता है कि सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाने पर कंधों और धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आने लगती है। जब शिशु के सिर में परिपक्वता आ जाती है, जब शिशु या बालक के सिर में परिपक्वता आ जाती है उसके बाद शिशु या बालक के धड़ या कंधों की मांसपेशियों में परिपक्वता आने लगती है। बालक के धड़ के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है पलटना या लुढ़कना। बालक के धड़ के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? पलटना या लुढ़कना। कौन सा? पलटना या लुढ़कना। अगला जो होता है ये होता है साथियों बैठना। क्या होता है? बैठना। साथियों शिशु के धड़ में भी 2 भाग होते हैं, पहला पलटना या लुढ़कना होता है, दूसरा बैठना होता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अगली जो होती है साथियों क्रियात्मक विकास, वो होता है पैरों में भी क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, यहाँ हम लोग इसे पढ़ेंगे। पैरों में क्रियात्मक विकास जो चौथा होगा, पैरों में क्रियात्मक विकास। किस प्रकार से होता है साथियों? पैरों में क्रियात्मक विकास की बात करें तो पैरों में क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सर्वप्रथम चलना आता है। पैरों के जब क्रियात्मक विकास जब आती है तो इसका मतलब बालक चलना जान चुका होता है। सर्वप्रथम इसमें चलना ही आता है। चलने की क्रिया के अतिरिक्त दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना आदि क्रियाएं भी पैरों के क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। जब बालक सीढ़ी चढ़ना जान जाता है, दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, ठीक इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं ये पैरों का जब क्रियात्मक विकास होता है तो इन सभी क्रियाओं को ही हम लोग पैरों के क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों बचपनावस्था में केवल बालक के चलने की क्रिया ही विकसित हो पाती है। जब बालक बचपनावस्था में रहता है तो इस दौरान बालक जो होता है वो सिर्फ चलने की क्रिया उसके अंदर विकसित रहती है। ठीक, वो उछल कूद नहीं पाता, लेकिन होती है
जो उछलना कूदना भी होता है ये पैरों में क्रियात्मक विकास के कारण ही हो पाता है। ठीक, कई बालक आप लोग ऐसे देखते होंगे जो विकलांग हो जाते हैं बेचारे, दुर्भाग्य से, पता नहीं क्या उनका भगवान मतलब पता नहीं क्या हुआ रहता है, दुर्भाग्य होती है कहा जा सकता है। तो वो जो है फिर उनके पैरों में क्रियात्मक विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक, अगली हम लोग साथियों बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सी? बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास की चर्चा हम लोग करेंगे। ये तीसरी अवस्था, शैशवावस्था पढ़े साथियों हम लोग, साथ में बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास की बात करें साथियों तो बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था होती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। बचपनावस्था में जब बालक के हाथ, पैर, सिर तथा धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाती है, क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है, तो वह अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण भी करना सीख जाता है। जब बचपनावस्था में बालक होता है उसके सिर, धड़, मांसपेशियों, हाथ, पैर में इत्यादि चीज़ों में जब परिपक्वता आती है, क्या आती है? परिपक्वता, तब वह अपने अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तब उनके क्रियात्मक कौशलों का विकास भी होता है। अतः बचपनावस्था में जिन क्रियात्मक योग्यता का विकास होता है उन्हीं से संबंधित क्रियात्मक कौशलों का विकास बाल्यावस्था में होता है। क्योंकि बचपनावस्था में मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेने से बालक अब परिष्कृत क्रियाएं करने लगता है। कौन सी? जब बालक बचपनावस्था में मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेगा तो परिष्कृत क्रियाएं अर्थात जो उचित होंगी, परिष्कृत का मतलब छानना, अर्थात सोच समझ के सूझबूझ के साथ जो क्रियाएं उचित होंगी वही क्रियाएं वो करने का काम बचपनावस्था में करता है, जब उसकी मांसपेशियां बिल्कुल क्या होती हैं? परिपक्व हो जाती हैं। लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में हाथ पैरों के विभिन्न कौशलों का विकास होता है। कौन सी? 3 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें हाथ और पैर के विभिन्न कौशल विकास जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? परिपक्व हो चुके होते हैं। साथ ही साथ साथियों कौशलों के विकास पर अगर बात करें तो परिपक्वता आती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? परिपक्वता आती है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ सीखना भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें इसी के अंतर्गत अभ्यास सीखने के अवसर, साथ ही साथ साथियों मानसिक क्षमता तथा मांसपेशियों के समन्वय का भी प्रभाव होता है। किसका? मानसिक क्षमता तथा मांसपेशियों में समन्वय। मांसपेशियों किसमें? मांसपेशियों के समन्वय का मांसपेशियों के समन्वय का भी प्रभाव पड़ता है। किसका? मांसपेशियों के समन्वय का भी प्रभाव। इसमें जब बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास हो चुका होता है, बालक सभी चीज़ों से, हाथों से, पैरों से, कंधों से, साथ ही साथ जो है मांसपेशियों से, हर चीज़ से जब परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तब वो जो क्रियात्मक विकास होती है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ और जो भी क्रियाएं करता है तो परिष्कृत के साथ अर्थात सूझबूझ कर, सोच समझ कर अच्छे से वो उसकी क्रियाएं अपनी उसकी हर कोशिश होती है कि जो भी क्रिया हम करें सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करें। बाल्यावस्था में साथियों
जो क्रियात्मक विकास होता है इसके अंतर्गत परिपक्वता भी आती है, सीखना, अभ्यास, साथ ही सीखने के जो अवसर प्राप्त होते हैं ये भी इसी के अंतर्गत, साथ ही साथ मांसपेशियों के समन्वय का जो प्रभाव हो पड़ता है यह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो साथियों, हम लोग बाल विकास में क्रियात्मक विकास की बातें कर लिए और ये चैप्टर हमारा लगभग फिनिश हो गया है। कल की क्लास में हम लोग विकास एवं अधिगम में क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसमें आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, जिससे कि मैं भी यहाँ पे बताऊँ तो चीज़ें आप लोगों के समझ में आई। आप लोगों को टॉपिक बता दे रहा हूँ कि कल की क्लास में क्या होगा, विकास एवं अधिगम में क्या संबंध होता है इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा यह चैप्टर बिल्कुल अच्छे से विधिवत एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हुए समाप्त हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का भी सपोर्ट और समर्थन बड़े अच्छे से मिला। तो हम लोग जो है इस क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर की अगर पिछली क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं, इस चैप्टर के पिछले क्लासों का ये चैप्टर आप लोगों का चला है साथियों कि विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत जो होता है इसी को हम लोग पढ़ने का काम किए हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग एंड प्रिंसिपल के बारे में हम लोग चर्चा किए। ये चैप्टर कल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और अगर आप लोग इसकी पिछली क्लास नहीं देखें, क्योंकि ये आज 15वीं क्लास है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पिछली क्लासों को देख सकते हैं। पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे की क्लास आप लोगों के अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए पिछली भी क्लासें देखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि यह है। ठीक, अगर क्वालिफाई करना है और सिर्फ टाइम पास करना है, क्वालिफाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खुद इतने मैच्योर हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझ सकते हैं। ठीक, आजकल सरकारी गवर्नमेंट जॉब की कितनी जो है संकट है, ये तो फिर उसी से समझिए जो बेरोजगार है और दर दर भटक रहा है। तो ठीक है साथियों, पिछली क्लासों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछली क्लासें आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। ठीक, और या तो फिर मैं और भी आप लोगों के लिए क्या इम्प्रूव कर सकता हूं वो भी बताइए। हर संभव जो मदद जो हमसे हो सकेगा वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो क्लास को ओवर करते हैं साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।